आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मतलब आज का जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट डे है इसलिए तो इम्पोर्टेंट है ही पर मतलब पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है हमारा एग्जिस्टेंस, राइट? तो विद दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट। मैं मिस्टर जोशी को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मिस्टर जोशी is a research-driven sustainability expert with over 30 plus years of management experience इन कॉर्पोरेट सेक्टर। मिस्टर जोशी ने सस्टेनेबिलिटी और कॉन्जर्वेशन एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन के एरिया में बहुत सारा काम किया है और वाटर मैनेजमेंट से जुड़े काफ़ी विषयों पर गहरी समझ भी रखते हैं। साथ ही में स्पेस एलिमेंट्स के फाउंडर के तौर पर वो सस्टेनेबल डिज़ाइन और वाटर रिसोर्स प्लानिंग पे काम करते हैं। उनके एक्सपर्टीज़ हाइड्रोलॉजी स्टडीज़, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड एनालिसिस, वाटर ऑडिटिंग एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में रहा है अभी तक। एंड उनका काम हमें ये समझाने में मदद करता है बेसिकली कि वाटर कंजर्वेशन जो है, वो सिर्फ एक एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक नेसेसिटी है। आज के सेशन में वो पानी से जुड़े काफ़ी सारे कॉमन मिथ्स जो हैं, जो कि हमें लगता है कि हाँ, ऐसा ही होता होगा, उनको चैलेंज करेंगे। साथ ही में हमें ये बताएँगे कि हम हमारे पास जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज़ हैं, उसका कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली यूज़ करें, मैनेज करें ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, उसको कहीं सफ़र ना करना पड़े। प्लीज़ जॉइन मी इन गिविंग अ वार्म वेलकम टू मिस्टर तेजस जोशी। थैंक यू सर। थैंक यू नेहा। आपने हमारी पहचान कराई और आई थिंक जिस तरीके से आपने बताया, मैं उसको एक अगर शब्द में अगर मैं अपनी पहचान करता तो मैं सोशल इंजीनियर हूँ। मैं ये बताता जी, क्योंकि मेरे जो काम है और उसका अगर सोसाइटी के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जब तक नहीं होता है तब तक मेरा इंजीनियर होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो राइट, ये जो इम्पैक्ट है वो लाने की एक कोशिश है। जैसे आपने बताया, मैंने 30 साल तक मैंने जॉब की। तो जॉब करते करते मुझे एक 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 ऐसा एक ख्याल आया कि जो मैं काम करता हूँ वो इंटीरियर है, आर्किटेक्चर है, वाटर है। तो कभी कभी क्या होता है, ये सब काम जब जॉब में करते हैं तो हम व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं। तो अगर एक राइट, इंसान है तो उसका घर है, उसकी की फैमिली है, उन सबके ऊपर काम करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक दुख दर्द था कि मेरा अनुभव, मेरी एनर्जी अगर एक ही इंसान के ऊपर जाती है तो उसकी जगह ये भी हो सकता है कि शायद हम यही एनर्जी अगर बहुत ज्यादा लोगों के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक आउटपुट एक बेटर आ सकता है। और इसी एक ख्याल के साथ हमने एक कंपनी शुरू की थी 5 साल पहले। आई थिंक हमारे हमारे पास 18 मेंबर्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अगर अपना वीडियो ऑन रखे तो वो बेहतर होगा, सो हम बात कर पाए। क्योंकि हम ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आई थिंक ऐसा लगना चाहिए हम बातें कर रहे हैं। बिकॉज जो राइट, जो आप एनजीओ है, इतना अच्छा आप काम करते हैं और जिस तरीके से आपने काफी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है अभी तक, तो हम बातें करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि शायद मेरा नॉलेज आपसे कहीं कम कुछ होगा, कहीं आपका नॉलेज ज्यादा होगा, लेकिन लाइक जहां पर भी है हम अगर एक्सचेंज नॉलेज करते रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो बहुत संक्षिप्त होगा, बट ज्यादातर हम बातें करेंगे। शायद अगर मेरी कोई मिथ्या है तो वो मिथ्या आप भी वो तोड़ सकते हो। तो इस हिसाब से हम ये शुरू कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप बताइएगा अगर वो स्क्रीन दिखता है। जी, स्क्रीन विजिबल या? Yes. यस, ग्रेट ग्रेट। सो फर्स्ट, वी आर ब्रेकिंग द मिथ, जितनी भी मिथ्या है। सो बात ये आती है कि हम पहले अगर मिथ्या को समझते हैं तो ज्ञान की तरफ जाते हैं। पहले से हम अगर ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं तो शायद हम मिथ्या क्या है वो समझने में बहुत देर लग जाती है। तो हम कहीं पर भी कुछ भी शुरुआत करते हैं तो एक हमें पानी की इंडस्ट्री के अंदर क्या मिथ्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। मेरा नाम तेजस जोशी है, मैं अहमदाबाद से हूँ। हमारी एक कंसल्टेंसी कंपनी है। हम
ग्राउंड वाटर रिचार्ज के अंदर डिजाइन काम करते हैं। हम गुजरात गवर्नमेंट के कंसल्टेंट है, कुछ सिटीज के लिए हम डिजाइनिंग करते हैं और काफी कुछ हम काम करते हैं। पान इंडिया बहुत सारा जगह पर अलग अलग काम करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सुपत्र दान फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया ये बातें करने के लिए आज। और हमारी कंपनी का नाम है स्पेस एलिमेंट्स। सो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट के दिन लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ये होता है कि आइए पेड़ लगाते हैं। सो सबसे ज्यादा आज जाएंगे तो बहुत सारे एनजीओ को आपको भी रिक्वेस्ट आती होगी कि चलो हम पेड़ लगाते हैं, तो सब मिलजुल के अच्छा काम करते हैं, पेड़ लगाते हैं, एक फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं लोग। ठीक है, वो पेड़ अपने आप को कोसता हुआ वहीं मर जाता है कुछ दिनों के बाद। ठीक है, कुछ ये होता है कि कोई उसका ध्यान नहीं रखता है, कोई उसकी कदर नहीं करता है, बट ज्यादातर ये होता है कि इसको पानी नहीं मिलता है। अगर आप देखेंगे, पेड़ पे बहुत सारे पेड़ लगते हैं डिवाइडर में, मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से वो पेड़ मर जाने के जो केसेस है बहुत ज्यादा है। तो उसका जो सक्सेस रेशियो है 10%, 12%। तो पेड़ लगाने वाले बहुत ज्यादा है। एनजीओ, कोई एक ऐसा एनजीओ है कि जो सिर्फ पानी डालने का काम करता है? अगर है तो आई थिंक आप हाथ रेस कर सकते हैं। अगर हाँ। नहीं है, हाँ बताइए। हाँ जी। भावनगर में, I'm from Bhavnagar, Gujarat. हाँ जी। We do have, like Vruksh Vao, Pani Pao. We have a very good farm, Kayam Churna, if you have heard, Shed Brothers. ओके। Uh, he himself watering the plant every day in the morning, all around the city. So वेरी recently, I came to know that this is the second greenest city of Gujarat now, as it वाह। is like having a in they honor himself watering the plants every day in the morning. Even I have seen myself, like अगर आप भी भावनगर कभी आओ और घूमोगे तो आप देखोगे वो एक बड़ा सा वैन लेके, टैंकर लेके ही निकलते हैं और सारे सड़कों पे पानी देते हैं. ग्रेट So सर, it's a ग्रेट। good initiative, and he's got a many tankers as well. People are there who is planting, not just plant the trees, but also taking care of the plant. करेक्ट। सो हमें हमारे पेड़ लगाने वाली बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो अपना टारगेट पूरा करती है, लेकिन वो पेड़ों में पानी डालने के लिए एनजीओ चाहिए जो अपने लाइक मन से वो पानी करके उसका सक्सेस रेशियो बढ़ा है। लेकिन पानी अगर डालना चाहे लेकिन पानी है ही नहीं तो क्या करेंगे? सो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास पानी कहाँ है? ज्यादातर जगह पर हम जाते हैं, कोई बोलता है कि पानी चला गया, कहाँ चला गया? तो काफी बातों में ऐसा आता है कि एग्रीकल्चर हमारा पानी ले गया। 80% फार्मर्स है वो ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बहुत सारा पानी कंज्यूम करती है, वो लोग पानी ले गए, ये फार्मा वाले आ गए या सेमीकंडक्टर वाले पानी ले गए। कुछ बोलते हैं कि पावर स्टेशन है वो पानी ले गए। सबको पानी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? और कुछ लोग ये बोलेंगे कि ना, ह्यूमन बिहेवियर की वजह से हमको पानी नहीं मिलता है, सब नल खुले रखते हैं। ये बात तो सब सही है, लेकिन क्या हम खेती करना बंद कर देंगे? नहीं। क्या हम इंडस्ट्री चलाना बंद कर देंगे? नहीं। क्या हम पावर स्टेशन बनाना बंद कर देंगे? नहीं। ह्यूमन बिहेवियर का आपके ऊपर कंट्रोल है? नहीं। ठीक है, तो ये जिस चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो क्या उस चीज के ऊपर रोज रोज रोना जरूरी है क्या? ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। सो हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है या पानी की जो किल्लत है वो क्यों है? पानी किसी ने ले नहीं लिया है, लेकिन पानी की इलिटरेसी। क्योंकि पानी के बारे में जो मिथ्या है, वो मिथ्या से बहुत सारी बातें होती है, किसी को वो लिटरेसी पता नहीं है। एंड सबसे ज्यादा मिथ्स है, लोग वो मिथ्स एक मिथ्या में जीते हैं कि भाई नहीं, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आज हम मिले हैं कि ये मिथ्स क्या क्या है, ये मिथ्या तोड़नी है और उसी से हम एक वाटर लिटरेसी लाते हैं। तो ज्यादातर शायद कोई अगर मुझे सुनेगा तो मैं बोलता हूँ कि स्विमिंग पूल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लोगों के घर में स्विमिंग पूल है तो जिसके पास है वो एंजॉय करे।
लेकिन हम साथ में ये बोल रहे हैं कि स्विमिंग पूल में जितना पानी वो बंदे ने कंज्यूम किया, उसी इतना ही पानी कंजर्व करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सो वी आर फिक्सिंग अप द अकाउंटेबिलिटी रादर देन होल्डिंग समबडी नॉट टू यूज इट। हम ऐसा नहीं बोल सकते कौन कितना खाएगा, कौन कितना ग्रो करेगा, कहाँ करेगा। सो ये एक बहुत बड़ा एक विषय है। लेकिन हम एक मिथ्या ब्रेक करने जा रहे हैं, सो लेट्स डू इट टुगेदर। पहला मीट ये है, आई थिंक किसी का आवाज आ रहा है, मिस्टर सुबिमल करण। कैन यू पुट योर ऑन अ म्यूट, मिस्टर सुबिमल करण? या, थैंक यू। तो एक मिथ ये है कि रिवर्स बोरवेल आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। अगर याद होगा तो हमारे जितने भी हम पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम पे हमको बताया जाता था कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है। वेल है, टैप है, लेक, रिवर, रेन। बट फंडामेंटली अगर आपने देखा तो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फक्त रेन है। वेल नहीं है, ना टैप है, ना लेक है, ना रिवर है। अगर बारिश ही नहीं होने वाली है तो ये पूरा पानी ये सब सोर्सेज में नहीं जाने वाला है। तो हमारा फोकस पहले रेन के ऊपर होना चाहिए कि रेन से जो पानी, बारिश का जो पानी आता है, उसको हम कैसे मैनेज करें, या फिर उसको कम किस तरीके से हम उसको हैंडल करें या स्टोर करें। दूसरा एक मिथ है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जमीन के अंदर एक एक्वीफर होता है, हम आगे देखेंगे एक्वीफर के बारे में। वो एक्वीफर का सर्टेन साइज होता है। तो वो साइज के अंदर जितना पानी है उतना ही पानी है हमारे पास। हमारे पास पानी इनडिफिनिट नहीं है, डेफिनेट है, फिक्स है और क्वांटिफाइबल है। और लोग ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत पानी है, तो ये मैं बताऊंगा कि अगर ये बॉटल है तो मेरी बॉटल के अंदर जो पानी है वही मेरा है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी पानी नहीं है। अगर पानी और है तो किसी और का है, वो उसका पानी हमें क्यों देगा? सो हमारे पास पानी बहुत है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। नहीं, हमारे पास बहुत सारा पानी नहीं है, ये एक हमको समझना पड़ेगा। अगर देखते हैं तो हम अपने जो पढ़ाई लिखाई में हमको एक वाटर साइकिल पढ़ाई जाती थी, ये कन्वेंशनल वाटर साइकिल है जो पहले हम पढ़ते थे उस जमाने में, उस परिस्थितियों के अंदर और वो लाइफस्टाइल के लिए ये वाटर साइकिल परफेक्ट थी। लेकिन पिछले 20 या 30 सालों से ये वाटर साइकिल जो है वो पूरी टूट गई है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो हमारे जो पढ़ाई लिखाई के अंदर फंडामेंटल चेंज भी लाना जरूरी है। और वो नहीं आ रहा है, इसकी वजह से भी एक मिथ बन रही है। क्योंकि हमको जमीन में जो भी बारिश होता है वो जमीन में पानी उतारना पड़ेगा, और वहीं से एक्वीफर में जाता है पानी, और वही एक्वीफर का पानी वापस हमारे बोरवेल से हमको मिलता है। तो ये जो है आजकल के बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई के समय उनको ये बताया जाना बहुत सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पानी जो है वो पुरानी जो वाटर साइकिल है वो आज के कॉन्टेक्स्ट के लिए वो परफेक्ट नहीं है। हमको वो कॉन्टेक्स्ट चेंज जैसे हुआ है वैसे लोगों को समझाने का, पढ़ाई का तरीका भी बदलना पड़ेगा कि एक्वीफर में जितना पानी जाएगा हम उतना ही पानी हम ले पाएंगे। सो एक बहुत बड़ी मिथ है। दूसरा ये है कि रिवर, वो बोलते हैं कि जमीन में बहुत सारी नदियां बहती है, इस तरीके से नदियां बहती है और नदियों के अंदर बहुत सारा पानी है। तो आज ये बहुत बड़ा एक दूसरा एक मिथ तोड़ने जा रहे हैं कि नहीं, जमीन में इस तरीके से कोई नदियां नहीं बहती है। अगर कोई हमको बताता है कि नदियां बहती है तो वो गलत है, या फिर उनको ये फंडामेंटल जियोलॉजी का नॉलेज नहीं है। सो होता क्या है, अगर नदियां नहीं बहती है तो है क्या, वो बात करेंगे। तो एक्वीफर जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है जियोलॉजी की, जिसके अंदर पोरस एंड परमिएबल सॉइल मटेरियल होता है। पोरस का मतलब होता है कि थोड़ा बोदा, लाइक जिसके अंदर पानी रह सके। तो जैसा कि रेती है या ग्रेवाल है, तो इस तरीके का जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्वीफर, कि जिसके अंदर पानी होल्ड हो सकता है। सो अगर आप देखेंगे रेती के अंदर जितना वॉल्यूम रेती का है 100 मीटर क्यूब, तो उसके अंदर 12% जितने हवा है उतना ही पानी रह सकता है। तो अगर 100 मीटर क्यूब अगर हमारा एक्वीफर है तो हमारे पास सिर्फ 12 मीटर क्यूब पानी है, बस फिक्स है।
ये एकदम डिफाइन है और फिक्स है। दूसरा जो है, इसको एक्वीटार्ड बोलते हैं, जो जमीन में अलग अलग जमीन में लेयर्स बनते हैं। तो ऊपर जो पानी डालते हैं वो जरूरी नहीं है कि नीचे तक जाए, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि ऊपर के टॉप सॉइल के अंदर पानी हमने डाल दिया, तो हम ये सोचते हैं कि पानी नीचे तक जाएगा और हम रिचार्ज करते हैं। नहीं, लेकिन ये मिथ्या है, पानी कभी भी नीचे नहीं जाता है। और बीच में जो एक्वीटार्ड आता है वो पानी को नीचे नहीं जाने देता है। वो पोरस होता है लेकिन परमिएबल नहीं होता है। सो ऊपर जो पानी आपने रिचार्ज किया जो टॉप सॉइल में, वो पानी कभी भी नीचे नहीं उतरने वाला है, क्योंकि नीचे एक्वीटार्ड होता है। और ये एक्वीटार्ड का मतलब होता है कि क्ले और सिल्ट वाला जो मटेरियल है वो वहां पर होता है, जो पानी को नहीं मूवमेंट होने देता है। एक एक्लूड होता है, जो पोरस होता है, नॉन परमिएबल मटेरियल होता है, जो रॉकी सेमी रॉक मटेरियल होता है। एंड अगर एक्वीफ्यूज है, ये एकदम सॉलिड रॉक होता है, जो नपोरस भी नहीं होता है और परमिएबल भी नहीं होता है, जो महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पर इस तरीके के है, भावनगर में है। अगर मैं बताऊं तो काफी बैंगलोर की तरफ इस तरीके के मटेरियल है कि जहां पर पानी के अंदर सॉलिड रॉक है, तो वहां क्रैक्स नहीं होती है, तो पानी नहीं जाता है। तो अगर ये हमने फंडामेंटल समझ लिया तो आई थिंक हमारे पूरी जो मिथ्या है वो टूट जाएगी, और हम सही में जियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। लोगों ने ये समझे नहीं है, क्योंकि पानी इनविजिबल है, जो दिखता ही नहीं है उसके बारे में लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आपने देखा होगा लोग कार्बन क्रेडिट खरीद रहे हैं, क्योंकि हवा में कार्बन दिखता है, वाटर क्रेडिट की बात नहीं होती है। लोग जो दिख रहा है उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत करते हैं, एयर पॉल्यूशन के ऊपर। वाटर जो दिखता है जो जमीन पे, उसके उसके पॉल्यूशन की बात करते हैं। ग्राउंड वाटर के पॉल्यूशन में बात नहीं करते, क्योंकि ग्राउंड वाटर जब तक पॉल्यूटेड पानी बाहर नहीं आता है, उनको नहीं दिखता है, तब तक वो उसकी बात नहीं करते। तो जो दिखता है उसी की बात होती है। इसीलिए आज तक ग्राउंड वाटर की भी ज्यादा कोई बात नहीं करते हैं, ना उसकी कोई टेक्निकल डिस्कशन होता है। और अगर ये खंभाती कुआं है, अगर अगर मैं इसको बताऊं तो ये डगवेल्स बोलते हैं। नाउ अभी जैसे आप देखेंगे, बहुत सारी जगह पर बहुत सारे एनजीओ है, उनके अच्छे इंटेंशन होते हैं, लेकिन जियोलॉजी का बिना समझे जब वो इस तरीके के कुआं बनाते हैं, ये समझ के कि ये पानी आएगा और कुएं के अंदर जाएगा, लेकिन जियोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से इस तरीके से नुकसान होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये कभी भी ध्यान में नहीं आते। अभी आप समझिए, हमने बहुत सारे ऐसे वेल्स लगाए हैं, ये वेल्स जो है वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, जबकि हमारे रोड के ऊपर बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, वो लोड बेरिंग होते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो कुएं है, उसको हम सोक पिट बोलते हैं, इसको खार कुआं बोलते हैं। वो खार कुआं का नाम खंभाती कुआं बन गया, और अभी हम उसके अंदर पानी रिचार्ज कर रहे हैं। आप समझिए कि बहुत सारे शहरों में ऐसे खार कुआं सोकपिट को तोड़ के बंद करके प्रॉपर गटर बनानी शुरू की है। तो ये जो अभी एक बहुत बड़ी मिथ चल रही है कि बहुत सारा पानी रिचार्ज करता है, ये नहीं करता है पानी। अगर इसके लिए टेक्निकल डिस्कशन करना हो तो ये अभी जो वेबिनार के बाद भी मुझे फोन कर सकते हैं, ड्यूरिंग वेबिनार भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात करना जरूरी है। और ये जो है, ये खार कुआं है जिसको हम बोलते हैं बड़ा खार कुआं, जो एक बहुत बड़ा मीथ है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, हाँ, ये जो है वो अर्बन एरिया में काम नहीं करेगा, लेकिन आपको रूरल एरिया में करना है तो इस तरीके के कुएं बहुत अच्छे हैं, वो बनाने चाहिए, लगाने चाहिए। क्योंकि ये कुएं में से जो पानी है वो खेतों की जमीन नीचे जाता है, और पानी मॉइस्चर, तो वो वजह से हमारी वाटर डिमांड कम होती है, और हमारी पानी की रिक्वायरमेंट भी उधर कम होती है। तो ये इस तरीके से के कुएं जो है वो अर्बन एरिया में सजेस्टेड नहीं है, बट रूरल एरिया में करने चाहिए, हम भी सबको सजेस्ट करते हैं। नाउ वन मोर मिथ के परकोलेशन वेल इज अ रिचार्ज वेल। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं हम। अभी एनजीओ जो है वो एनजीओ की नीयत अच्छी होती है, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, वो आते हैं कि हम कुछ अच्छा काम करें। लेकिन ये 2500 रुपये में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना सीखे, ये पानी जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है और टॉप में पड़े रहने वाला है, ये 2500 रुपया भी वेस्ट हो गया।
आपकी एफर्ट, आपकी एनर्जी सब वेस्ट हो गई है, क्योंकि टॉप जो सॉइल है वो सॉइल तो वैसे भी बारिश गिर के वो गीली होने वाली है। एक बार दो बार बारिश होके वो गीली हो गई, फिर वो पानी नहीं लेने वाला है। और अगर वो पानी आ भी गया उधर, तो वो नीचे एक्वीफर तक तो जाने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्वीफर की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर एक्वीफर की इंफॉर्मेशन है तो हमारे पास कहाँ पर एक्विटार्ड है वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम किस हिसाब से इतना ज्यादा हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। जैसे कि जयपुर जैसी जगह पे जहां पर हम इस तरीके का पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन हम भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर कम से कम 100 मीटर तक सॉइल जो है वो एक ही तरीके की है। जो सैंडी सॉइल है, तो पानी जितना होता है वो नीचे उतरता है अपने आप इस तरीके के इंस्टॉलेशन से। तो दीज आर द गुड इंस्टॉलेशन वेयर देर आर द सॉइल लाइक जैसलमेर और जयपुर। लेकिन सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हर एक चीजों का कॉन्टेक्स्ट क्या है, जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, तब तक हम ये जो काम कर रहे हैं उसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। वो मैं बहुत श्योर हूं। मैं सबको बताता हूं कि आप मेरे साथ टेक्निकल डिस्कशन करिए, डेटा पे डिस्कशन करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। अपने आप को प्रूव कराने भी, गलत प्रूव कराने भी मुझे खुशी होगी, लेकिन एटलीस्ट डिस्कशन करिए। लेकिन डिस्कशन नहीं होता है और इस तरीके से कंटिन्यूस चलता रहता है काम। और एक मीथ है, अगर आप किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, कोई टेंडर्स वगैरह आप देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा होता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क डिजाइन करना है। तो हमारे पास कुछ आर्किटेक्ट्स आते हैं, बोलते हैं सर हमको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। तो उन्होंने पहले से ही दिमाग में डिसाइड कर लिया है कि मुझे रेन वाटर को ड्रेन करना है। तो पूरा सिस्टम को ड्रेन करने के लिए डिजाइन किया जाता है, नहीं कि होल्ड करने के लिए। क्या हम ऐसा बोलना शुरू कर सकते हैं कि मुझे रेन वाटर रिटेंशन नेटवर्क डिजाइन करना है? अगर ऐसा बना बोलना शुरू कर दिया, तो हम शायद हमारे कैंपस में रिचार्ज वेल भी डिजाइन करेंगे, पॉन्ड भी डिजाइन करेंगे, और हमारे पूरे एफर्ट्स पहले ये होंगे कि पानी को हम रिटेन करें, और एक्स्ट्रा पानी है उसको ही हम बाहर जाने दें, ड्रेन करें। लेकिन ये एक फंडामेंटल है कि हमको ड्रेन ही करना है, और ड्रेनेज के हिसाब से ही पूरा टेंडर बनते हैं, डिजाइन बनते हैं, बातें होती है कि नहीं नहीं पानी को ड्रेन करो। सो एक बहुत बड़ा एक शब्दों की वजह से हम अपना पूरा अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि सर ये वाटर कंजर्व में सरकार की जवाबदारी है, सरकार के उसके अंदर बहुत सारी स्कीम रहती है, पैसे भी वही देते हैं। लेकिन अगर देखेंगे आप, तो बैंगलोर के अंदर कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर पे भी उनको टैंकर मंगवानी पड़ती है। अगर ये हालत है, तो क्या हम सरकार के ऊपर इतना ज्यादा अंधा विश्वास करके कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा? ये एक अपने आप से क्वेश्चन है, या सोसाइटी से अपने आप से क्वेश्चन है। क्योंकि अगर वो खुद के वहीं पर भी टैंकर उनको बुलाना पड़ता है, तो हमारे लिए तो क्या नहीं क्या ही होगा, उनकी जवाबदारी है। लेकिन अगर वो अपनी जवाबदारी पूरी नहीं करेंगे, तो हम वैसे बिना पानी पे हम रह जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मिथ्या है। और इसके साथ साथ हम ट्रेडिशनली पानी को कैसे देखते हैं, तो ज्यादातर कोई भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए आते हैं तो बोलते हैं सर हमको मैंडेटरी एप्लीकेशन है, हमको अप्रूवल लेना है, तो हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना दो। और उसके अंदर जरूरी नहीं है कि पानी अच्छे से उतरना चाहिए, बस अप्रूवल मिल गया, फिर वो रिचार्ज वेल जो है वो उनको उनका सौतेला बेटा है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है, ना उसका मेंटेनेंस होता है, ना उसको कोई देखते हैं, वो एक कोने में रहता है। सो ये बहुत जरूरी है कि क्या हम सिर्फ मैंडेटरी एप्लीकेशन के लिए ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना चाहते हैं। सो ये एक देखने का तरीका है आज के दिन में जो कन्वेंशनली लोग देखते हैं। एक इंटेंजिबल एप्लीकेशन है जो ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाना है। ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाने के लिए हमने रिचार्ज वेल किया, लेकिन कितना बड़ा ग्राउंड वाटर टेबल किसने देखा, उसका क्या डेटा है, नोबडी नोज। लेकिन सब बताते हैं कि ग्राउंड वाटर हम ऊपर लाएंगे। तो ये इंटेंजिबल एप्लीकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, और बिना डेटा सब अपने अंदर अंदर ही बातें करके खुश होते हैं कि हमने पानी बढ़ा दिया, लेकिन वहां पर कोई डेटा नहीं है। आज के जमाने में अगर डेटा नहीं है तो उस चीज को बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम एप्रीहेंशन और एक भावनाओं के ऊपर हम इतनी बड़ी चीज को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सेम वे हम स्पेक्युलेटिव एप्लीकेशन, improve the groundwater quality,
ना ही हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर क्वालिटी का कोई टेस्टिंग होता है। हम यही मान के चलते हैं कि मैंने रिचार्ज किया इसीलिए ग्राउंड वाटर क्वालिटी अच्छी हो गई। लेकिन क्या हमारे पास डेटा है? क्या हमारे पास उसका कोई प्रूफ है? नहीं है। कहीं पर भी हम कुछ टेस्टिंग नहीं करते हैं, ना ही हमारे पास कोई उसका डेटा है। बस हम मान के चलते हैं, स्पेक्युलेटिव है टोटल, कि हमने ये किया तो ये हो गया। ब्रांडिंग एप्लीकेशन, ग्रीन बिल्डिंग, ये बहुत बड़ा एक आजकल एक ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है कि हमको ग्रीन बिल्डिंग चाहिए। रिचार्ज वेल बनाया, ग्रीन बिल्डिंग मिल गया, फिर हम अपना ग्रीन बिल्डिंग का एक फ्रेम हमारे ऑफिस या घर के बाहर लगा के हम रोज खुश होते हैं। लेकिन आप देखिए, सबसे ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग बैंगलोर में है, और सबसे ज्यादा पानी की किल्लत भी बैंगलोर में ही है। तो क्या इसकी बात से ये नहीं लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है? शायद सही में रिचार्ज वेल हुए हैं, अगर हुए तो सही में काम कर रहे हैं, नो बडी लुक्स इनटू इट। सो एक सिर्फ एक ब्रांडिंग एप्लीकेशन के लिए लोग ग्रीन बिल्डिंग और रिचार्ज वेल्स उसके अंदर बनाते रहते हैं। प्रिवेंटिव वाटर लॉगिंग, ये एक फंक्शनल एप्लीकेशन है, लेकिन ये बात, ये एक फोटो है, एक्चुअल में एक फोटो है कि कोई एक यूपी के अंदर पूरा रोड भरा हुआ है, वहां पर 3 रिचार्ज वेल है, 11 बजे पूरा रोड भरा हुआ है, लेकिन 2 बजते बजते वो पूरा रोड खाली हो गया। ना ये जो है फंक्शनल एप्लीकेशन है, लेकिन हमको ये भी मान के नहीं चलना है कि रिचार्ज वेल जो है वो फ्लड को मैनेज करने का एक तरीका है। नहीं, फ्लड और रिचार्ज वेल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वाटर लॉगिंग का और रिचार्ज वेल का कोई कनेक्शन नहीं है। रिचार्ज वेल की खुद की एक क्षमता है, उतनी ही क्षमता से वो काम करता है रिचार्ज वेल। रिचार्ज वेल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हमारे जमीन के अंदर एक्वीफर को रिचार्ज करना है, जिससे हमको पानी मिलता रहे। तो हमको वाटर लॉगिंग और फ्लड के लिए रिचार्ज वेल हमको नहीं करना है, ना ही वो उसके लिए कभी काम में आएगा। सो अगर आप देखेंगे, हमारा जो पूरा ट्रांजिशन हुआ है 1970, 1980, 1990 तक, हम पानी को एक स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ सोर्स बोलते थे। गंगा नदी में भी पूजा होती है, आज भी होती है, पहले भी होती थी। पहले पानी का स्पिरिचुअल वैल्यू था, ठीक है, पूजा में भी पानी लेते थे, और पानी को जितना हो सके उसको हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बिगाड़ते नहीं थे। बट धीरे धीरे ये कॉस्ट ऑफ वाटर पे आ गया, जब से 1995 ऑनवर्ड, जब से मैं देख रहा हूँ सब हाथ में एक बॉटल लेके आ रहे हैं, और वो बॉटल की कॉस्ट है वो 20 रुपया तक अभी चली गई है। सो कॉस्ट ऑफ वाटर तक आ गई है। लेकिन ये अभी आगे भी जा रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वाटर। अभी ये इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है वो अभी हम आगे समझते हैं, कि पानी का एक खुद का एक वैल्यू है। अगर आप देखिए, ये एक छोटा सा स्केच है, एक मटके में पानी है, बट अगर पानी अगर आप गिरा देते हैं उसका मतलब आपने पैसे गिरा दिए, आपने उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू नष्ट कर दी है। सो पानी की आज के दिन में हम कॉस्ट नहीं, लेकिन हम वैल्यू के तौर पे, इकोनॉमिक वैल्यू के तौर पे देखना अभी शुरू हुआ है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पानी को देखने का नजरिया पिछले 15-20 सालों में बदल गया है, और अभी जो वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, अगले 10 या 15 या 20 सालों के अंदर, फ्यूचर में पानी को किस तरीके से देखा जाएगा उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जिसके अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा है फार्मास्यूटिकल है, डेयरी है, लेदर, सेमीकंडक्टर, फूड, टेक्सटाइल, ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं, वो सिर्फ पानी अगर होगा तो ही ये जो है बिजनेस वो रहेंगे, वहां पर एग्जिस्ट, या उसकी सस्टेनेबिलिटी होगी। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमको फार्मा नहीं चाहिए, हमको डेयरी नहीं चाहिए, हमको सेमीकंडक्टर नहीं चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। कपड़े भी चाहिए हमको, दवाइयाँ चाहिए, दूध भी चाहिए। लेकिन उन सबको बनाने के लिए जो पानी है, वो पानी इंपॉर्टेंट है। अगर पानी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो दवाइयाँ भी महंगी होगी, दूध भी महंगा होने वाला है, सेमीकंडक्टर भी महंगा होगा। अगर अगर ये भी परिस्थिति हो सकता है कि पानी नहीं है, तो ये सब भी नहीं बनेगा, ये सब भी नहीं बनेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा एक वैल्यू है कि भाई बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, तो उनको खुद का पानी का जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उतना तो पानी ही चाहिए। एक बहुत बड़ा एक वेकअप कॉल है, या फिर बिजनेस थ्रेट कोर्ट के अंदर। ये एक अभी रिसेंट एक टाइम्स ऑफ ग्रुप में आया था, कितने business बंद करने पड़े, और अराउंड 12,000
वो इंडस्ट्रीज बंद टू वाटर क्राइसिस। लेकिन ये बहुत बड़ी, इतनी ज्यादा नहीं आती है न्यूज में, ना ही इसका बहुत बड़ा डिस्कशन करना ही नहीं चाहता है। और है कि न्यूट्रलिटी। सो हमें एज एन इंडिविजुअल या फिर एज ए सोसाइटी देखना पड़ेगा कि मैं जमीन में से कितना पानी निकालता हूं, क्या मैं उतना पानी या उससे 50% पानी भी क्या मैं सेव करता हूं या फिर मैं रिसाइकल करता हूं, ये हम नहीं देखते हैं। आप अगर ऐसा समझिए कि अगर आपका घर है, वहां पर आपने बोरवेल में से कंटिन्यूस पानी निकालते हो, लेकिन क्या आपके पास ये पता है कि आप रोज का कितना पानी निकालते हो? 99% सोसाइटी के अंदर बोरवेल में ही वाटर मीटर नहीं है, और वो ही नहीं जानते कि वो रोज कितना पानी निकालते हैं। तो अगर उनको खुद को ही पता नहीं है कि वो कितना पानी निकालते हैं, तो कितना पानी बचाना है वो उनको कैसे पता लगेगा? वो अपना वाटर बैलेंस कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। सिंपल बात है, अगर मैं मेरे बैंक के अकाउंट में पैसे अगर मैं डिपॉजिट करूंगा, तो ही वो डिपॉजिट किए हुए पैसे मैं वापस मेरे खुद के कंजप्शन के लिए यूज करूंगा। लेकिन हमको डिपॉजिट कितना करना है वही नहीं पता है, क्योंकि मुझे खर्चा कितना करना है वही नहीं पता है। मुझे मेरा वाटर कंजप्शन ही पता नहीं है, तो मैं कितना मैं बचाऊंगा? और एक रियल एस्टेट वैल्यूएशन है, ये इसीलिए जरूरी है समझना, क्योंकि अगर हमारे घर के नीचे जमीन में पानी नहीं है तो हमारे घर की वैल्यू नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, लेकिन वहां पानी नहीं होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो चला जाता है। बहुत सारे बैंगलोर में 2 साल पहले रिवर्स माइग्रेशन हुआ, पानी नहीं होने की वजह से। घर वाले ऑफिस भेजते थे, ऑफिस वाले घर भेजते थे, लेकिन कहीं किसी ने नहीं रखा, तो इवेंचुअली उनको अपने घर और ऑफिस छोड़ के गांव में जाके रहना पड़ा, और वहां जाके उनको वर्क फ्रॉम होम करके उन्होंने अपना काम चलाया। तो आप समझिए कि शहर में इतना बड़ा करोड़ों का घर होने के बावजूद पानी नहीं होने की वजह से वो घर का कोई वैल्यूएशन नहीं है। एंड रियल एस्टेट रिस्क मिटिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं काफी टाइम से काफी अथॉरिटीज से बात कर रहा हूँ कि हम जो कंटिन्यूस पानी जमीन में से निकालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो जो सैंड पार्टिकल या ग्रेवाल पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, वहां से पानी निकाल देंगे तो वो पर्टिकुलर लेयर स्क्वीज हो जाएगा। तो स्क्वीज होने की वजह से क्या होगा? जमीन धंसने लगेगी। उसको बोलते हैं लैंड सब्सिडेंस। अगर जमीन बैठना शुरू हो गया तो जमीन के ऊपर जो बड़ी 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 जो बिल्डिंग्स बनाई है, तो वो बिल्डिंग्स है वो भी बैठनी शुरू होगी, उसमें क्रैक्स आना शुरू होगा। अगर आपको पता है तो 2-3 साल पहले जोशी मठ के अंदर जो घरों में क्रैक्स आई थी, क्योंकि वहां से ग्राउंड वाटर निकाल दिया और जितने रॉक है वो बैठना शुरू हो गया, तो हर एक घरों का फाउंडेशन टूटने लगे। ये अहमदाबाद का एक इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर अलग अलग एरिया में कौन से साल के बीच में कितना का पान जो जमीन है वो नीचे बैठी है। सब्सिडेंस, लैंड सब्सिडेंस और उसका ईयरली रेशियो, ये पूरा कैलकुलेटेड है। लेकिन ये बात भी बात नहीं होती है, क्योंकि हम पानी निकालने में लगे हैं, वापस पानी नहीं डाल रहे हैं। तो अगर आप सोचिए कि रिस्क मिटिगेशन जो है, पानी नहीं पीने की वजह से जितने लोग नहीं मरेंगे, उतना बिल्डिंगे गिर जाने की वजह से लोग मरने वाले हैं। और बिल्डिंगे क्यों गिरेगी? क्योंकि जमीन में से हमने पानी इतना निकाल दिया है। और फ्यूचर में हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल आएगा, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, तो गाड़ी को पिलाने के लिए पानी कहाँ से आएगा? तो पहले हम इंसानों के पिलाने के लिए तो पानी लेके आए, फिर हम गाड़ी को पानी पिलाएंगे। तो अभी हमने लोगों के लिए पानी नहीं बनाया, लेकिन हमने गाड़ी के लिए पानी कैसे लाएंगे और कैसे गाड़ियां चलाएंगे उसके ऊपर हमने बातें करना शुरू कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे अभी एक वाटर क्रेडिट आ रहा है, सरकार ने भी एक गैजेट बाहर नोटिफिकेशन किया है कि आप जितना पानी बचाओगे उसके ऊपर वाटर क्रेडिट मिलेगी। अगर आप सोचिए, वाटर क्रेडिट होनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ लोग कैसे हैं कि जैसे सोलार पैनल है, देखिए तो जैसे मैं अहमदाबाद में हूँ, पहले लोग अपने छत को पतंग चढ़ाने के लिए, रात को सोने के लिए यूज करते थे। फिर वो अपना अचार बचार या सब्जियां सुखाने के लिए यूज करते थे, लेकिन सोलर पैनल नहीं लगाते थे। लेकिन जैसे ही पता लगा सोलर पैनल लगाने से
80% इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा। सबने अपने शौक बंद कर दिए और सभी के घरों के ऊपर आ गया सोलर पैनल। क्योंकि उन्होंने सोलर पैनल तभी लगाया जब उनके कुछ फायदा हुआ पैसों के अंदर। तो लोग शायद अभी यही करेंगे कि शायद वो पानी बचाने की वजह से उनको अगर पैसा मिलेगा तो लोग पानी बचाएंगे, शायद ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये वाटर क्रेडिट है वो भविष्य में आने वाला है। और ये वाटर क्रेडिट शायद जो आ गया तो शायद बहुत सारे लोग पानी बचाना शुरू करेंगे, लेकिन एटलीस्ट बचाना तो शुरू करेंगे। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव है, ये फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव है। काफी कुछ काम चल रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में सरकार द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम मी। आई वुड बी हैप्पी कि आपसे प्रश्न का मैं जवाब दूं। मैं शायद गलत हूं सही हूं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का मैं सही उत्तर दूं। धन्यवाद। थैंक यू ओवर सो टू। मच सर। जी, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली में सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हम लोगों ने मतलब लोग कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीजें हम रोज देख रहे हैं पर वो रियलाइज तभी करते हैं जब किसी और के मुंह से सुनते हैं हम। तो ये एक ऐसा सेशन था एंड जहाँ पे हमने अलग अलग चीजों के बारे में समझा। एंड ये इम्पोर्टेंट है, पर वो रियलाइजेशन आना तभी आएगा जब एक्चुअली में हम फेस करेंगे उस चीज को। सो इसी के साथ मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। Yeah, I have a question. Can I ask? जी। यस यस प्लीज प्लीज। Yeah. As you have said about like, that what are the myths and how these are myths are carried on by the people. Being an NGO, what we can do now, right? Like making people aware, what project we should have in our hand so that we make a society aware and create a meaningful impact to save water. ओके। तो एनजीओ, मेरे पास बहुत सारे एनजीओ के ना इंक्वायरीज आती है, तो मेरा उनके पास साथ पहला एक ही प्रश्न रहता है कि आप इम्पैक्ट लाना चाहते हैं या फिर आप क्वांटिटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, मेरे को 25 रिचार्ज वेल बनाना है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आते हैं। ये नहीं बताने के लिए आते हैं कि मुझे इतना पानी रिचार्ज इस जगह पे करना है क्योंकि यहाँ यहाँ पानी नहीं है। तो हमको पहले ये समझना है कि हमको इम्पैक्ट लाना है या हमको क्वांटिटी दिखानी है। क्योंकि जैसे ही क्वांटिटी हम दिखाने की बात करते हैं कि मेरे को 40 रिचार्ज वेल बनाना है, उसका मतलब उसके पीछे पैसे का कनेक्शन है कि मुझे पास इतना बजट है, मुझे इतना करना है और ये मेरा रिक्वायरमेंट है। लेकिन इम्पैक्ट कितनी लानी है, कहाँ लानी है, वो इम्पैक्ट का क्या फायदा होने वाला है, अगर हमारा ये नजरिया अगर हमारा बदल जाएगा तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक टेक्निकली बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पैसे के लिए ले आते हैं तो हम पहले बात नहीं कर पाते, क्योंकि क्या करेंगे पैसे का, मैं क्या पैसे का रेफरेंस लेके कैसे काम कर सकता है कोई। Yeah, it is not related to the money. Just I'm talking about the impact or how we can create a, like a certain project or programs that really make a change in people's thought and people become more aware, especially the builders, those who are making buildings around the city or government actually. तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी एक सोसाइटी या कोई एक कस्बा, छोटी चीज लीजिए। बड़ा बड़ा काम करने से अच्छा है कि एक छोटी सोसाइटी अगर आप लेंगे, वो सोसाइटी के अंदर वाटर कंजप्शन कितना है पहले तो उनको आइडेंटिफाई करिए कि कितने लोग रहते हैं और कितना वाटर कंजप्शन है। या फिर उनके बोरवेल पे एक मीटर लगा दीजिए, पहला यही काम कीजिए, कुछ नहीं करना है हमको। एक मीटर लगा दीजिए, आपके पास 4 महीने में डेटा आएगा कि अच्छा आपका कंजप्शन इतना है। फिर आप ही उनको प्रश्न पूछिए कि आप कितना पानी बचाते हैं। जब वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है, वही आपका काम है और वही आपको आपका काम बताएंगे कि देखो मेरे को तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन में जैसे कि मैं मुझे आईफोन चाहिए कि नहीं चाहिए वो मुझे पता नहीं था, जबकि आईफोन मेरे हाथ में आया, मेरे को कुछ अच्छा सा फीचर्स दिखाया, तब मुझे पता लगा अच्छा ये फीचर्स तो मुझे चाहिए। वैसे ही कि सबको ये पता नहीं है कि उनको चाहिए क्या, उनको सिर्फ रियलाइजेशन कराना है थ्रू प्रोसेस। तो मैं जैसे भी मैं कोई सोसाइटी में जाता हूं तो मैं उन सबसे बातें करने से पहले बोलता हूँ एक बार वाटर मीटर लगा दीजिए, 4 महीने देखिए और वाटर मीटर का डेटा मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम आपसे
बात करेंगे क्या करना है। तो ये पहली छोटी शुरुआत है। एक ही सोसाइटी पकड़िए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, लेकिन उनके एग्जाम्पल को दिखा के हम बाकी लोगों को हम एनकरेज कर सकते हैं। Okay, thank you. Yeah. सर फ्यूचर में ये वेबिनार के साथ साथ फ्यूचर में हम अदर संस्था के साथ कुछ काम का प्लान कर रहे हो या ओनली वेबिनार ही होगा, ऐसा कुछ क्या आप चाहते हैं जी, आप मैं लोग? मैं आपको बताऊं, मैं सरकार के साथ जुड़ा हूं। भारत सरकार ने मुझे वाटर क्रेडिट की पॉलिसी बनाने के लिए रखा हुआ, ठीक है। तो जो मैं वाटर क्रेडिट बात कर रहा हूँ उसकी पॉलिसी बना रहा हूँ। मैं ज्यादा उस पर बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो पूरा फ्रेमवर्क है। लेकिन ये बात सही है कि ये पॉलिसी बनेगी। आपने अगर 100 मीटर क्यूब पानी रिचार्ज किया है या बचाया है, बचाया इन टर्म्स ऑफ के पॉन्ड में अगर आपने पानी इकट्ठा करके उसको रीयूज किया है, या फिर आपने पानी का ट्रीटमेंट करके रीयूज किया है, तो वो जितना पानी है वो पानी का आप क्रेडिट ले सकते हो। 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 वाटर क्रेडिट होगी। एक वाटर क्रेडिट बिक सकती है 20 रुपये से लेके 40 रुपया पर मीटर क्यूब तक। खरीदने वाले बहुत है, ठीक है। अगर आप समझिए कि आपको पॉन्ड बनाया, एक बार पॉन्ड बना दिया, फिर वो पॉन्ड के मेंटेनेंस का पैसा कहाँ से आएगा अगले साल। सब पॉन्ड बनाना चाहते हैं लेकिन पॉन्ड को मेंटेन करना कोई नहीं चाहता है। जैसे पेड़ उगाते हैं, पेड़ में पानी डालना नहीं चाहते, ठीक है। तो लोग उतना करके चले जाते हैं। तो अभी ये है कि आपको पॉन्ड को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने का पैसा वो पॉन्ड ही देगा आपको। वो पॉन्ड के पैसों से ही मेंटेन करो, डीसिल्टिंग करो, क्लीन करो, वॉल्यूम बढ़ाओ, और फिर वहीं से पैसे मिलते रहेंगे। तो एक ऐसी इकोसिस्टम, आपको मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। डीसा के अंदर कम से कम 40 पॉन्ड बनाए हैं उन्होंने, कोई ग्राम विकास ट्रस्ट करके है। 30-40 पॉन्ड बनाए। पहले उन्होंने 2 पॉन्ड बनाए 4 साल पहले। वो 2 पॉन्ड में पानी भर के वो पानी की क्रेडिट ले ली। वो क्रेडिट का जो पैसा है उससे उन्होंने दूसरे 4 पॉन्ड बनाए। अभी उनके पास दूसरे साल में 6 पॉन्ड थे। वो 6 पॉन्ड के जितना पानी भरा, वो पूरा पानी का डेटा मैनेज किया, कंज्यूम किया, और उसके जी वाटर क्रेडिट का पैसा आया, उससे उन्होंने 12 पॉन्ड बनाए। तो आप समझिए कि 3-4 सालों से उन्होंने पॉन्ड कैसे बनाते गए वो लोग। आपको मिलेगा इंटरनेट पे वो पूरा केस स्टडी। राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Hi Tejas. First of all, wonderful session listening to you. And I loved how frankly and practically you explained everything. I had a quick question. What is the resistance with water meters in domestic and industrial areas? What is the Resistance to water meters. okay? So see, there is a already law is there. There is no enforcement of the law. That is the one thing. Second, the societies or occupants, they are not taking interest कि भाई हमको वाटर मीटर लगाना चाहिए। हम घर की बात तो बहुत दूर है, हम बोरवेल में भी लगाना कोई एक कंपल्सन नहीं समझते या अवेयरनेस नहीं है। तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बस सिर्फ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है उनको भी नहीं पता है। लेकिन अगर वो लगा देते हैं सिर्फ बोरवेल में, इस 40-50 हजार रुपए का आता है, रोज का डेटा भी जनरेट होता है, पता लगेगा कि रोज कितना पानी गया। अगर वो लगा देंगे तो आई थिंक कंजप्शन के ऊपर से कंजर्वेशन तक जा सकते हैं। बट देर इज नो रेजिस्टेंस, बट देर इज नो अवेयरनेस फंडामेंटली। And there is no penalty also. There is a penalty. Of course, there is a 1 lakh Oh. rupee penalty if you don't fix the water meter on your borewell. From Acha. the central groundwater authorities, there is a list of penalties, but nobody enforces that penalties fundamentally. I see. Okay. Okay. Thank you so much. Welcome, Supriya. और किसी का और कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे? सर, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक डेली अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से छोड़ दें तो डेली भी हम अपने ही घर में ऐसे क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिससे मतलब एक छोटा सा ही अमाउंट सही पर हम भी कंट्रीब्यूट कर पाए?
आई थिंक वी शुड बी अवेयर ऑफ अवर ओन कंजप्शन। आई थिंक आपके घर में एटलीस्ट पता हो कि मैं कितना पानी कंज्यूम करता है, बिकॉज टुडे इज द टाइम वेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अवर वाटर फुटप्रिंट बर्डन। आप देखेंगे हवाई जहाज की टिकटों में कहीं लगा होता है कि आपने यहाँ से यहाँ सफर किया, तो आपने आपने इतना कार्बन एक्सेल किया है, आपकी वजह से इतना कार्बन गया है, लेकिन पानी के अंदर नहीं हुआ है, क्योंकि हम पानी के वाटर वाटर फुटप्रिंट को कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे हमने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीन्स नहीं पहनना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कॉफी नहीं पीनी चाहिए, पानी नहीं, ये तो होना ही चाहिए, तभी तो जिंदगी है। सिर्फ पानी बचा के जिंदगी जीना है वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मैंने ये काम किया है तो मेरा वाटर फुटप्रिंट लोड मेरा इतना है, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं कम उसको कर सकूं या फिर उसको मैं कंपनसेट कर सकूं। लेकिन घरों के अंदर बस यही है, नल लीकेज, एक छोटा वाटर मीटर खुद के लिए, और हम अवेयर हो अपने खुद के वाटर कंजप्शन के ऊपर, क्योंकि ये एक मास मूवमेंट जब तक बनेगी नहीं तब तक एक सोसाइटी, एक फ्लैट, सो एक आपकी फैमिली, 10 फैमिली, सो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक जगह से शुरू करने के लिए रिजल्ट काफी है कि हम छोटा सा कुछ एक्टिवेट करके हम उसको बड़ा बना सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सर, एक कमेंट में एक आई गेस सजेशन है, बोरवेल पर फिल्टर प्लांट बहुत पानी निकालकर और लगाकर बेचने पर विचार होना चाहिए। फिल्टर द लास्ट कमेंट। लास्ट, ये जो पानी के जो फिल्टर वगैरह है उसके लिए। जी, और आपने जिसने कमेंट किया है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना थोड़ा वीडियो ऑन करके आ सकते हैं। बोरवेल पर फिल्टर प्लांट बहुत पानी निकाल कर आरओ लगा, अच्छा आरओ की बात कर रहे हैं। जी। देखिए आरओ जो है ना, आप समझिए आरओ आया कहाँ से। जैसे जैसे हम बोरवेल, हमने क्या किया, पिछले कई सालों से पानी निकालते गए, पानी को कभी रिचार्ज नहीं किया, इसीलिए हमको और गहरा जाना पड़ा, गहरा गए तो जो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, टीडीएस वो आते गए, इसीलिए हमने घर में आरओ लगाते गए। अगर शायद हमने जो से 60 फीट तक बोरवेल था और 60 फीट के बोरवेल को रिचार्ज करते गए होते, तो वो हमको पानी मिलता गया होता, तो शायद हमको नीचे गहरा नहीं जाना पड़ता। तो हमने ही वो प्रॉब्लम खड़ा किया है, हमने ही वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अभी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं 800 फुट, हम क्यों जा रहे हैं 600 फुट नीचे, क्योंकि हमने ऊपर का पानी खाली कर दिया है, और हम वहां पर पानी खाली करके वापस हम उसको रिप्लेनिश भी नहीं कर रहे हैं। रिचार्ज वेल की कॉस्ट 600, अगर 600 फीट अगर हमारा बोरवेल है और रिचार्ज वेल में 600 फीट बनाऊंगा, तो अभी बोरवेल की कीमत बढ़ गई है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। लेकिन जब 60 फुट का था बोरवेल, तो उसके बाजू में 60 फुट का रिचार्ज वेल करते तो शायद 2 या 2.5 लाख में हो जाता। लेकिन तब हमने नहीं किया, अभी हम और भी नीचे जा रहे हैं, तो ये नीचे जाएंगे तो केमिकल्स तो आएंगे, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप जियोलॉजी समझते हो तो बहुत सारे रॉक्स है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है, उसके साथ पानी का जब संपर्क होता है तो पानी जो है उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स आते हैं, फिर हम वो केमिकल्स को क्लीन करने के लिए घर में आरओ लगाते हैं, फिर हम 75% पानी है वो हम ही फेंक देते हैं 20% पीने के लिए। तो आई थिंक ये तो समझने की बात वही है कि हमको पानी को रिचार्ज करना है। पहले होता था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, रोड बनते गए पक्के, पानी उतरता बंद हो गया, तो फिर ये पहले हैंडपंप पे पानी आते थे, अभी नहीं आते हैं। सो यही है बात, कर राइट सकते हैं, सर। शुरू एंड करना है। जी, एंड मतलब ये वाटर रिलेटेड इश्यूज जो है वो एक ऐसा चीज हो गया है कि अभी तक हमें लगता था कि नहीं, प्लेंटी ऑफ इट इज अवेलेबल, सो एक वो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड नाउ अभी जो टाइम है, दैट इज लाइक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवरी इन्वेंशन, राइट? सो अब जब एक्चुअली में कहीं कहीं लोगों को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वाटर मतलब कम हो सकता है, ऐसा दिन आ सकता है कि जब पानी नहीं हो हमारे पास, शायद पीने के लिए भी ना हो, तो कहीं ना कहीं आई गेस वो चीज भी लोगों को मोटिवेट करेगी आगे, जो बचा पानी है उसको कंजर्वेशन के लिए। अ, अगर और किसी टीम मेंबर को या किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ जी बताइए। नमेश कुमार। सर जी, हमने
हमारे जो ईडर तहसील में 107 जीपी है। 107 जीपी में हमने सब एक गांव में करीबन 5 फ्लो मीटर लगाए थे, पर वो जो फार्मर थे ना, उसको अवेयरनेस की वजह से वो निकाल देते थे। इसके लिए हमको डेटा लेने में भी तकलीफ होती थी, और कुछ फार्मर ऐसे थे जो जिसके पास अवेयरनेस थी, वो हमको डेटा देते थे हर रोज कि हमने इतना पानी खर्च किया, वो इस महीने इतना हुआ है और दूसरे महीने इतना हुआ। पर मेन इश्यू अवेयरनेस का आता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फायदा बताना पड़ेगा कि आप वाटर मीटर लगाओगे। जैसे मैंने बताया कि हमारा हमारा जो बैंक का जो अकाउंट है उसमें कितने पैसे है, कितने निकाल रहे हो पैसे, तभी तो पता लगेगा कि कितने पैसे पड़े हैं। उनको ये बताना जरूरी है कि वाटर मीटर से इतना तो पता लगेगा रोज आप कितना निकाल रहे हो और जमीन में कितना है। उन दोनों का जी हिसाब करने के लिए तो लगाओ। अगर आप लगाओगे ही नहीं, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सवेरे उठे और पानी खत्म, तो क्या करोगे? तब तो वो उनकी जो खेती है या फिर उनका जितना भी वहां पर जो घर या फिर जो भी फार्मिंग है वो तो ओवरनाइट बंद हो जाएगा। देखो, चार प्रकार के लोग होते हैं। एक लालची होते हैं, एक डरे हुए होते हैं, एक होते हैं हमारे जैसे एनवायरमेंटलिस्ट के जो हाँ सब जानते हैं और अच्छा अच्छा काम करना चाहते हैं, ठीक है, और होते हैं एक बिजनेसमैन। अभी आपको समझना है कि उसको समझाना कैसे है। डरा के समझाना है कि ललचा के समझाना है? ठीक है, आप उसको डराओगे कि भाई देखो पानी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा तो रातों रात सब गायब हो जाओगे तुम। उनको बताना पड़ेगा ऐसा। ठीक और है, तो हमने जानने की कोशिश की। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हमने हाँ। जानने की कोशिश की कि आप ये मीटर क्यों निकाल देते हैं, तो वो लोग बोल रहे थे कि सरकार हम हमारे पास से पानी के भी पैसे लेगी, इसलिए हम निकाल देते हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आज के दिन में कि सरकार उनसे उनको बोलो कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो जरूरी है खुद के लिए, सरकार के लिए नहीं। सरकार के पास खुद के घरों में नहीं लगाते हैं। पता है, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपने घर में नहीं लगाता है, तो खेत के वालों के ऐसे क्यों लगाएगा वो? तो बेटर है उनको ये समझाना जरूरी है कि ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला है। ये खुद के लिए है। मेरे खुद की गाड़ी के अंदर पेट्रोल की टंकी में अगर आप वो लगाओगे कि भाई कांटा दिखता है खत्म हुआ तभी पेट्रोल पुराने जाओगे, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि गाड़ी की टंकी में पेट्रोल कितना है। ये इस तरीके से उनको समझाना पड़ेगा। जी जी सर, थैंक यू। वेलकम सर।